नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य के MCQs छोटे क्वेश्चन। आज हम इनके देखेंगे। पहले हम 2 वीडियो में इनको देख चुके हैं। आज इस जो हमारा टॉपिक है अंतिम वीडियो यह रहने वाली है, तो सभी इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। तो क्वेश्चन नंबर 62 से आज हम शुरू करते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार क्यों किया? क्या ऐसे कारण रहे थे कि अशोक ने जो धर्म की स्थापना की और धर्म का प्रचार किया? तो ऑप्शन है हमारे पास मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए, मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मौर्य साम्राज्य की एकता के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है मौर्य साम्राज्य की एकता के लिए। जब सभी व्यक्ति एक ही धर्म को अपनाएंगे तो निश्चय ही वह एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे। अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? क्वेश्चन नंबर 63। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता या उपरोक्त सभी। तो यह सभी सिद्धांत अशोक के धर्म में रहते हैं, तो आंसर हमारा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से पग उठाए? ऑप्शन है हमारे पास अशोक ने धर्म के सिद्धांत को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बिल्कुल सही है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, यह भी सही है। अशोक ने धर्म के सिद्धांत को शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों पर अंकित करवाया, यह भी सही। तो ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या पग उठाए? इससे पहले का यह क्वेश्चन था, यह अशोक के धर्म से संबंध रखता था और यहाँ पर है बौद्ध धर्म के बारे में कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या पग उठाए गए। तो ऑप्शन देखते हैं। उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, यह सत्य है। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन करवाया, यह भी सही है। उसने राज्य में अनेक स्तूप एवं विहारों का निर्माण करवाया, यह भी सही। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया, तो किसके द्वारा कराया गया था? जिसके द्वारा इसका संरक्षण प्रदान किया गया तीसरी बौद्ध सभा का, उसका हमें यहाँ पर जवाब देना है। तो ऑप्शन हमारा है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया था? तो कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन कब किया? तो यह किया गया था अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक निम्नलिखित में से किस देश में नहीं भेजे? नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो कहाँ पर नहीं भेजे गए थे? चीन के अंदर, श्रीलंका, बर्मा, मिस्र, यहाँ पर भेजे गए थे धर्म प्रचार अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी किस पुत्री को भेजा था? तो यहाँ पर भेजा गया था संघमित्रा को। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है। आगे चलते हैं। उस प्रथम भारतीय शासक का नाम बताएं जिसने अभिलेख जारी किए। तो यह जारी किए गए थे सबसे पहले अशोक के द्वारा। अशोक के अभिलेख किस देश के साथ मिलते जुलते हैं? तो किस देश के साथ? ईरान के साथ अशोक के अभिलेख मिलते जुलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? देव नाम प्रियदर्शी। तो ये हमारा गय सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक का नाम का वर्णन है? जहाँ पर अशोक का नाम अशोक दिया गया है तो वह है मौस्की एवं गुर्जर। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो क्या है अशोक के अभिलेखों की लिपि? यह है ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो अभिलेख
गांधार से मिले उनकी लिपि क्या है? तो उनकी लिपि को आपको बताना है। तो ये लिपि है यूनानी एवं आरमाइक लिपि। क्वेश्चन नंबर 77, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस बात पर प्रकाश डालते हैं? आपको यहाँ पर जवाब देना है कि किस बात पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर, धर्म के सिद्धांत पर, जन कल्याण के कार्यों पर। तो यह तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ का सत्य आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। सारी प्रजा मेरी संतान है, यह शब्द किसने कहे? तो किसके द्वारा ये शब्द कहे गए? ये कहे गए थे अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा। अशोक को प्राचीन भारत का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने एक उच्च कोटि का प्रशासन लागू किया, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रशंसनीय योगदान दिया। तो ये तीनों सही हैं। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ का आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। मौर्य काल के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता नहीं थी। नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन सभी पढ़ते हैं हम। मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, यह सही है। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, यह गलत है। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, यह सही है। मौर्य काल में लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, यह भी सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। आगे चलते हैं। मौर्य काल में स्त्रियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो गलत तथ्य का आपको पता लगाना है। सभी पढ़ते हैं। उस समय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था, यह बिल्कुल सही है। उस समय लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, विशेष ध्यान दिया जाता था। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था मौर्य साम्राज्य के समय। स्त्रियों को पति से तलाक लेने का अधिकार था, यह सत्य है। स्त्रियां राजा के अंगरक्षक के तौर पर कार्य करती थी, यह भी सत्य है। तो जो हमारा गलत है वह है उस समय लड़कियों को शिक्षा की और विशेष ध्यान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। मौर्य काल के लोगों का मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो क्या यहाँ पर प्रमुख साधन था त्योहार, जुआ, नृत्य, संगीत? तो यह सभी रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाता है। मौर्य काल के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती, रेशमी, ऊनी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब है। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तक्षशिला बिल्कुल सही है, गांधार सही है, बनारस, उज्जैन। तो गांधार जो होता है यहाँ पर किसी प्रकार की उच्च शिक्षा नहीं थी। नहीं पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा नहीं था। तक्षशिला, उज्जैन, बनारस, यहाँ पर तीनों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। आगे चलते हैं। मौर्य काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? तो कौन सा प्रमुख व्यवसाय था? कृषि, यह प्रमुख व्यवसाय रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मौर्य काल की प्रमुख फसल नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? चाय। आगे चलते हैं। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? तो कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग सबसे प्रसिद्ध उद्योग था। मौर्य काल में श्रेणियों का प्रमुख क्या कहलाता था? तो श्रेणियों का प्रमुख उस समय जेठक कहलाता था। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार प्रचलित था?
तो किस देश के साथ? सीरिया, मिस्र, रोम, ये सभी रहते हैं। इन सभी देशों के साथ विदेशी व्यापार मौर्य शासन के समय, मौर्य साम्राज्य के समय किया जाता था। आगे देखते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र था। जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उनको आपने देखना है। तो तक्षशिला भी था, उज्जैन था, बनारस था। तो उपरोक्त सभी यहाँ सत्य है। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? निर्यात नहीं किया जाता था मतलब बाहर नहीं भेजा जाता था, विदेशों में नहीं भेजा जाता था। उस समय हीरो को, मोती, वस्त्र सभी भेज जाते थे, लेकिन चाय नहीं जो है भेजी जाती थी। आगे चलते हैं। मौर्य काल में विदेशों से निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो किस वस्तु का यहाँ पर यह आयात किया जाता था? सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर। उपयुक्त सभी हमारे यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। मौर्य काल में निर्मित स्तूपों की संख्या कितनी है? तो ये है 84,000। 84,000 संख्या रहती है स्तूपों की। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो यह है सांची का स्तूप। मौर्य काल का सर्वाधिक विख्यात स्तंभ कौन सा है? तो यह है सारनाथ का स्तंभ। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अशोक द्वारा युद्ध नीति का त्याग, अशोक के दुर्लभ उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य का वित्तीय संकट। तो यह सभी तीनों रहते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? ब्रह्मदत्त। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? तो 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंत किसने किया? यह आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। सभी को जो भी है वीडियो देखेंगे, वीडियो को सभी ने लाइक करना है अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट में